देखो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कंपनी अकाउंट्स। देखो कंपनी अकाउंट्स में ना तुम लोगों को बहुत चीजें समझनी है, राइट। तो वन बाय वन सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं तुम लोगों को इस टॉपिक में क्या सब टॉपिक्स करने हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो इसमें जो हम लोग टॉपिक्स करेंगे ना, हम डिवीजन बता रहे हैं क्या क्या सब टॉपिक्स कंपनी अकाउंट्स में करना है। तो अगर हम लोग सब टॉपिक्स में जाते हैं तो सबसे पहला काम तो एक हम लोग करेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन, मतलब कंपनी से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज वगैरह समझेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी। ये एक पार्ट समझना होगा। इसके साथ साथ अब बेसिकली क्या होगा ना, कंपनी अकाउंट्स की बात अपने कर रहे हैं तो अकाउंट्स की बात कंपनीज जैसे ही अपने कंपनी का वर्ड आता है सबसे पहले कंपनी फॉर्म किस लिए करते हैं? बिजनेस रन करने के लिए। लेकिन सबसे पहला काम कंपनी फॉर्म कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल ही तो फॉर्म होगा ना। तो हम लोग कैपिटल कैसे रेस करते हैं उससे रिलेटेड पार्ट समझना होगा, मतलब अकाउंटिंग फॉर शेयर समझना होगा। क्योंकि कंपनी के केस में क्या होता है, कैपिटल बहुत सारे लोगों से अरेंज किया जाता है, उनको थोड़ा थोड़ा शेयर दिया जाता है। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स यहाँ पे समझना होगा। तो नेक्स्ट एक डिवीजन अपना रहेगा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, जिसको तुम लोग चाहो तो सिंपली हेडिंग दे सकते हो इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब टॉपिक का जो अपना नाम रहेगा दैट इज इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। बेसिक जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट है, मतलब बेसिकली यू कैन से अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। इसमें शेयर्स कैसे मार्केट में पब्लिक को देंगे, उनसे पैसा लेंगे, वो लोग अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फॉरफिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, फिर किसी और को दे देंगे। तो ये सारा चक्कर है इशू फॉर फीचर एंड री इशू। ये एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो तुम्हारा है, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। लेकिन अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स इसमें भी अपने लिए लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिवेंचर्स मतलब क्या होता है पता है? हम लोग फंड कैसे अरेंज कर सकते हैं। फंड हम लोग अपने ओन सोर्स से ला सकते हैं। तो कंपनी में ओन सोर्स कुछ नहीं होता, ये भी पब्लिक से ही पैसा लिया जाता है, लेकिन उनको ओनरशिप दी जाती है। तो वो बेसिकली हम लोग बोलते हैं शेयर्स। तुमको शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट में, मतलब तुम ओनर हो। तुमको प्रॉफिट में शेयर नहीं दे रहे हैं लेकिन तुमसे फंड ले रहे हैं। तो इन सच केस आ जाओ जाओ। इन सच केस हम लोग क्या करेंगे, लोन भी तो ले सकते हैं। तुमसे हम लोन लेंगे, तो लोन लेंगे तो तुमको क्या करेंगे, हम प्रॉफिट का शेयर नहीं देंगे, लेकिन कुछ फिक्स्ड अमाउंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो वो जो बेसिकली हम लोग लोन ले रहे हैं उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो दैट इज बेसिकली नोन एज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब पब्लिक को लोन बेचना और उनसे पैसा ले लेना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अपने डिवेंचर्स बोलते हैं, उसको पब्लिक को दे के हम पैसा लेते हैं, मतलब लोन ले रहे हैं। The next part is issue of debentures. बहुत सारा पार्ट है इसके अंदर। इशू ऑफ डिवेंचर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवेंचर्स नहीं, पूरा कंपनी अकाउंट। इसके साथ साथ देखो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स जब अपने करते हैं ना, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स तो मतलब क्या हुआ, हम तुमको एक कागज का टुकड़ा दिया, उसमें लिख के दे दिया कि तुमसे हम 1 लाख रुपया ले रहे हैं, राइट। तो वो क्या हो गया, लोन लेना हो गया। हम लोन लिए हैं तो तुमको कुछ पीरियड के बाद रीपे भी तो करेंगे, और ड्यूरिंग द पीरियड हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो जब रीपे करेंगे उसका भी तो अकाउंटिंग होनी चाहिए, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन एक्चुअली में हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। एक और टॉपिक यहां पे आ जाएगा, नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये सब टॉपिक है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स।
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को रीपे करना, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है, देखो कंपनी है ना, तो जैसे तुम लोग कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे का तुम मेरे को बताओ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जो तुम लोग कुछ टाइम पहले तक कर रहा था, उसके अलावा कंपनी फॉर्म एटसेट्रा, राइट। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। हम लोग पार्टनरशिप में अकाउंटिंग करना समझ रहे थे, प्रोप्राइटरशिप का तुम लोग क्लास 11 में कर चुका था। पार्टनरशिप में भी तुम लोग ये क्या कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द फाइनल अकाउंट कर रहा था, जो पीएल अप्रोप्रिएशन कर रहा था। ट्रेडिंग पीएल नॉर्मल बनता है, फिर आगे एक्सटेंड कर दिया पीएल अप्रूव, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, यही तो था। तो बेसिकली दैट इज फाइनल अकाउंट तुम लोग कर चुका है पार्टनरशिप का। कंपनी का भी तो फाइनल अकाउंट होता है, तो कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे करेंगे। कंपनी का फाइनल अकाउंट थोड़ा एडवांस होता है, पूरा तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, तुम लोगों से सिर्फ बेसिक लेवल पूछा जाता है, मतलब कौन सा आइटम कहां दिखाना है, दैट्स इट। उसमें भी फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज वेल एज बैलेंस शीट। तुम लोगों से फाइनल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस शीट में आइटम्स कहां कहां दिखाए जाते हैं उतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक पार्ट तुम्हारा और है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इसके लिए ना फॉर्मेट दिया जाता है कि फाइनल अकाउंट तुम इसी फॉर्मेट में बना सकते हो, कुछ चेंज नहीं कर सकते। और वो फॉर्मेट दिया जाता है, शेड्यूल्स है बहुत सारे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, तो कुछ शेड्यूल्स है उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। कौन सा शेड्यूल है सृष्टि? शेड्यूल 3। एज पर शेड्यूल 3 हम लोग बेसिकली कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, शेड्यूल 3। फॉर्मेट है, वो समझाएगा जब फाइनल अकाउंट समझाएगा उस समय समझ। अच्छा, अब एक पार्ट और समझ लो, इसमें बेसिकली क्या है ना, तुम लोगों के सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी बोर्ड में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं है, नहीं, बट आईएससी बोर्ड में है। आईएससी बोर्ड में तो सभी है। अरे तुम लोग मालूम है गलत तरीके से सोचता है, तुम लोग को तो सोचना चाहिए, हम लोग के साथ हमेशा अच्छा करता है बोर्ड, हम लोग को ज्यादा ज्यादा चीजें सिखाता है, नॉलेज जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। तो ये सारा कंसेप्ट है, तो हम लोगों को 1 बाय 1 सब कुछ करना है। इसके अलावा पार्टनरशिप में अपना जैसे डिसोल्यूशन बचा हुआ है, और अब अपने इसके बाद ये कंपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला कुछ पार्ट आएगा, दैट इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। वो कॉमन साइज स्टेटमेंट तो 15 मिनट का, मतलब मैक्सिमम एक क्लास का टॉपिक। उसके बाद रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा ढंग का टॉपिक। तो यही है सिलेबस तुम लोगों का। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी से। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब हम लोग स्पेसिफिकली थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो थ्योरी डिस्कस करते समय तुम लोग को जो नोट्स दिया है उसी में अगर हम कुछ लिखवाता है तो उसी में लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का मतलब क्या होता है, तुम एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या हुआ, देखो अलग से कोई सोफिस्टिकेटेड वाला बात नहीं है। जैसे सपोज कर लो तुमको सीए करना है, तो तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना, कहाँ पे, सीए इंस्टीट्यूट में। तुम आईएससी बोर्ड में है, कोई डब्ल्यूबी बोर्ड में है, कोई सीबीएसई बोर्ड में, डिफरेंस क्या है, क्लास 12 ही है। क्लास 12 तुम पास आउट करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, कोई अलग कोर्स करना है प्रोफेशनल वो करोगे, तो 12th तो सेम ही है ना। बट लेकिन डिफरेंस क्या है, बोर्ड डिफरेंस है। तो बोर्ड का डिफरेंस मतलब क्या हुआ, तो अगर कोई पर्सन डब्ल्यूबी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो डब्ल्यूबी बोर्ड का स्टूडेंट है, आईएससी बोर्ड में रजिस्टर कराता है तो आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, यही तो डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस यहाँ पे आता है। तुम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज पर द पार्टनरशिप रन करते हो, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर कराते हो, उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हो, योर ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप। अगर तुम चाहते हो नहीं हम तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली रजिस्टर कराएंगे, योर ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी। बट डिफरेंस भी है, इसके अलावा भी डिफरेंस है, ये तो एक टेक्निकल पार्ट हम बता दिया। अदरवाइज डिफरेंस क्या, सपोज कर ले हम बिजनेस रन कर रहा है, हम इकलौता ही बिजनेस करना चाहता है, हम किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, तो हम क्या करेगा, अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, सिंगल हैंडेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में कहीं ना कहीं बहुत जगह लिमिटेशंस आ जाती है, राइट, कैपिटल का लिमिटेशंस आ जाता है।
कैपिटल के लिमिटेशंस को अगर हम लोग हटाएं, इस लिमिटेशंस को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या किए, 4 फ्रेंड्स लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिए, चारों जन ओनर है, पार्टनरशिप है, चारों जन कैपिटल लगाए, कैपिटल बढ़ गया, बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड कर गया। अब बिजनेस एक्सपेंड करते करते हम लोगों को और ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो हम लोग को और बड़ा बिजनेस करना होगा। तो और बड़ा बिजनेस करने का मतलब पार्टनरशिप में हम लोग मैक्सिमम नंबर कितने रख सकते हैं चेरी, 100 कि 5, 5, 50 कि 500 कि ओनली 5, 50 श्योर। तो इतना डर डर के क्यों बोल रहा है, कौन बोलता है 50 होना चाहिए, कौन बोलता है कि 50 होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। इंडियन कंपनीज एक्ट। देखो एक बच्ची बोल रही है इंडियन कंपनीज एक्ट, राइट बोलिए वो 1932 पार्टनरशिप है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है बस मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए। मैक्सिमम का लिमिटेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंपोज नहीं करके रखा है, दैट इज इंपोज बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप 50 होंगे। उससे ज्यादा मेंबर्स आप रखते हो तो एक काम करो, कंपनी फॉर्म कर लो, ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस बात, अगर ज्यादा मेंबर्स को रखना है, ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो इन सच अ केस ओनली सॉल्यूशन इज फॉर्म अ कंपनी, राइट। अब कंपनी आप कैसे फॉर्म कर सकते हो, कंपनी सपोज करो हम लोगों को, इतने सारे हम लोग जो है, हम लोगों को मिलकर कंपनी फॉर्म करना है, और हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग सबको ही ना मिलके 1-1 लाख रुपए का कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। सपोज करो 10 जन ही है, 10 जन मिलके क्या किए, 10 लाख रुपए जमा किए, और हम लोग बोले कंपनी फॉर्म कर। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी फॉर्म अगर करना है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब तुम्हारे अगर फर्म में नुकसान हो रहा है, तुम्हारा फर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहा है, तो घर से पैसा लाओ और उनको पेमेंट करो, करना पड़ेगा तुम, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन कंपनीज में लाइबिलिटीज जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो ओनर रहते हैं, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड रहती है। हम लोग देखते हैं कंपनीज के साथ नाम एडेड रहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जितना शेयर्स का अमाउंट था, जो अनपेड अमाउंट है, तुम उतने के लिए लायबल हो, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यह आता है कि पार्टनरशिप में भी ऐसा कुछ है कि हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं पार्टनरशिप में भी कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए। देखो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना था, ठीक है। तो उस समय से ये था कि नहीं, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड रहेगी। धीरे धीरे चलता रहा, देखो जैसे जैसे चेंजेस आता है, टाइम गैप आता है, तो बहुत सारी चेंजेस होती है। आज से 20 साल पहले चला जाएगा तो इंडिया का अलग ही स्ट्रक्चर था, आज डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट के साथ लॉ भी चेंज होते हैं, तो बेसिकली अब जरूरत आई नहीं, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो इन सच ए केस 2008 में ऐसा हो चुका है, एक एक्ट बन गया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर आप फॉर्म करते हो तो इन सच ए केस पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। और लिमिटेड लाइबिलिटी कहीं भी होना तो वहां पे एक स्पेशल फीचर आ जाता है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तुमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है पहले बचपन में, क्लास 11 में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस, गलत। वो बोलता है बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, अदरवाइज वो एक ही है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि देखो अगर हम तुमको ये नहीं समझाएं कि बिजनेस और ओनर अलग है, वो सिर्फ समझाया गया था क्योंकि तुम अकाउंट्स लिख सको। अदरवाइज तुम बोलो कि हम घर के लिए एसी खरीदे, वो भी बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हम घर के लिए फर्नीचर खरीदे, वो भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। घर के लिए वेजिटेबल्स खरीदे, वो भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको सेपरेट करने के लिए, देखो घर की चीजों को मत रिकॉर्ड करना बिजनेस में, उसके लिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। अदरवाइज ओनर एंड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस एक ही है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप में एक ही होता है। अगर सपोज करो तुम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहे हो, तुम स्टाफ को छोड़ के चले जाओ और कहीं घूमने चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें कुछ इन्फ्लामेबल प्रोडक्ट्स है, ब्लास्ट कर गया जबरदस्त, बगल का बिल्डिंग, उसके बगल का बिल्डिंग, सब गया, जितने भी लोग थे सब ऊपर चले गए, ठीक है। पुलिस आएगी, किसको अरेस्ट करेगी, जो प्रोप्राइटर है उसको अरेस्ट कर लेगी। वो बोलेगा नहीं नहीं, वो लोग तो काम तो वर्कर कर रहे थे, जाकर उनको पकड़िए, नहीं, उसी को लेके जाएगी क्योंकि वही है ओनर। तो बिजनेस और वो एक ही है,
पार्टनरशिप में भी क्या होता है, बिजनेस एंड ओनर सिर्फ अलग होते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, अदरवाइज वो एक ही है। जहां भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बिजनेस एंड ओनर एक है, जहां लिमिटेड लाइबिलिटी आती है वहां बिजनेस एंड ओनर अलग हो जाता है, वहां पे अप्लाई हो जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी सेज ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। तो बेसिकली क्या होता है, वहां पे एक जन को अपॉइंट किया जाता है, उसको बोला जाता है ड्राइवर। सपोज कर लो तुम कार में जा रहे हो, तुम कार का ओनर है, सामने ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, ठीक है, वो किसी का एक्सीडेंट कर दिया, उसका स्पॉट डेथ हो गया, पुलिस अगर पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा, तुमको पकड़ेगा क्या? तुम कार में बैठा था, ड्राइवर कार चला रहा था, तो पुलिस किसको अरेस्ट करेगा? ड्राइवर को अरेस्ट करेगा, तुमको अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना, वहां पे बेसिकली ड्राइवर होता है। कंपनीज में तुम लोग कैसे सुना होगा, डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स आर द ड्राइवर्स जो कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ड्राइवर्स को अरेस्ट किया जाता है। वहां पे क्या किया जाएगा, अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होता है, सेम सिचुएशन, ब्लास्ट हुआ, लोग मर गए, तो अल्टीमेटली वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, हम सब शेयर होल्डर्स है, इसमें डायरेक्टर्स है उर्वी, नितिशा एंड राधिका। पुलिस किसको अरेस्ट करे? पुलिस पहुंच गया भूमि के घर, तो भूमि तुरंत उसको कंपनीज एक्ट का पूरा प्रोविजन समझा दी, वो बेचारा डर के चला गया, बोला ठीक है चलो राधिका को, उर्वी को और नितिशा को पकड़ते हैं, और राधिका और नितिशा गायब, तो अब कौन फंसेगा? ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना, डायरेक्टर्स वहां पे फंसते हैं, वहां सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई हो जाता है, ये कंसेप्ट होता है और कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे कंपनीज के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होता है, ठीक है। अब अपने आते हैं यहाँ पे, देखो कंपनी जब फॉर्म करेंगे, तो अब कंपनी मेरे को बनाना है, ठीक है, तो कंपनी बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करवाने कहाँ जाएंगे, जो ऑथराइज पर्सन है वहां जाएंगे। तो कंपनीज के केस में रजिस्टर कहां पे करवाते हैं, रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हम लोग उसके पास जाते हैं, उसके पास जाके बताते हैं कि देखो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम लोग 10 लोग 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, हम लोग बोले मेरे को रजिस्टर करवाना है कंपनी, तो बोला ठीक है कंपनी का नाम तो बताओ, तो हम लोग नाम सेलेक्ट करके लेके गए थे, ABC लिमिटेड। अभी बताएगा इसमें कुछ प्राइवेट लिमिटेड होता है, कुछ लिमिटेड होता है, हम लोग लेके गए थे कि ABC लिमिटेड चाहिए। तो वो नाम देखा, चेक किया, बोला नहीं नहीं अवेलेबल नहीं है, और मेरे को चार्टो ऑप्शन दे दी। जैसे तुम लोग मेल अकाउंट जब ओपन किया होगा तो ऐसा होता है ना, सेम चीज होता है, तो तुमको 10 ऑप्शन दे दे, इसमें से सेलेक्ट कर लो। अब हम लोग को उसमें से भी नहीं समझ में आया, तो बोला ठीक है आप बताइए, फिर हम लोग बताए, वो देखा मिल गया, बोला ठीक है नेम अवेलेबल है। तो हम लोग बोले ठीक है नेम रजिस्टर कर दीजिए, तो वो बोला ठीक है आप एक काम करिए, नेम रजिस्टर कर दे रहे हैं, अब आप मेरे को ना कुछ और डॉक्यूमेंट भिजवाइए, टाइम दे दिया इस टाइम के अंदर। तो उस टाइम के अंदर मतलब बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, सोचो तुम लोग तो बिजनेस स्टडीज कॉमर्स वगैरह सब पढ़ रहे हैं, तो कंपनी फॉर्म करने के लिए चाहिए, बच्चा बता दिया, बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो अकाउंट्स में उतना ज्यादा डेप्थ में काम नहीं लगेगा, लेकिन क्या है ना, तुम लोगों से जैसे ISC बोर्ड भी अब क्या कर रहा है ना, MCQ ये सब पूछेगा, ठीक है, तो उन सब में ये सब थ्योरी का काम लगेगा। CBSE बोर्ड तो पूछता ही है ऐसे भी, और WB भी पूछता है, WB तो अलग से थ्योरी पूछता है, MCQ पूछता है। तो बेसिकली आ जाओ यहाँ पे, तो वो 2 डॉक्यूमेंट मांगेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये शायद तुम लोग पढ़ा, अब तो पढ़ा हुआ होगा ना, याद आ रहा होगा ना, और पढ़ रहा होगा या पढ़ चुका है, पढ़ चुका है। तो क्या होता है सृष्टि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा महक, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? नहीं सर, मुझे जितना पता है वो एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस में क्या क्या होगा, और इट इज बिजनेस के बारे में। यस, इट इज द ब्लूप्रिंट, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। ये ब्लूप्रिंट होता है, मतलब कंपनी का सारा डिटेल्स रहता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का कितना कैपिटल होगा, कंपनी में कौन डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी डिटेल, मतलब कंपनी की सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, सारी डिटेल्स यहाँ पे रहती है। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव। क्या है, कंपनी क्यों फॉर्म कर रहे हो, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है नहीं FMCG गुड्स में डील करना, तो वो सब डिपेंड करता है, सारा चीज इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगा, उसे सबमिट करो। उसके साथ साथ आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करो, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कंपनी जो फॉर्म हो रहा है तो उसका रूल्स तो होगा, तो भाई आप रजिस्टर करवा रहे हो, आप सारा डिटेल्स बताओ क्या क्या रूल फॉलो करोगे, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आप बेसिकली ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अब उसको सब चीज ओके लगा तो वो तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। ठीक है, अब एक चीज समझना जो अपने यहाँ पे समझने वाले हैं, बेसिकली ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ कि रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है। अब रजिस्टर करवाते समय हम कंपनी 2 तरीके से रजिस्टर, वन इज बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। भाई एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो बना था ना पहले से जो चला आ रहा था वो कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको 2013 में ड्रास्टिकली पूरा चेंज ओवर कर दिया, मेक ओवर कर दिया उसका, उसको नाम ही दे दिया गया कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। तो एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई कंपनी बना था 1956 के लॉ के अकॉर्डिंगली, मतलब 2010 में बना था तो 1956 के रूल के अकॉर्डिंगली बना। अब 2015 में भी कंपनी बना तो तुम 2015 वाले कंपनी को ही कंपनी मानोगे क्या? वो भी कंपनी है। एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में भी अगर इंडिया का कोई कंपनी बना हुआ तो कंपनी है, राइट। तो एक तो नॉर्मल सा प्रोसेस होता है जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग बना सकते हैं, क्या अप्लाई करके रजिस्ट्रार को जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा एटसेट्रा देके बन गया कंपनी। दूसरा कंपनी कौन बना सकता है? मोदी जी बना सकते हैं, नॉट इन पर्सनल कैपेसिटी, इन द पीएम कैपेसिटी। ममता बनर्जी बना सकती है इन द सीएम्स कैपेसिटी, नॉट पर्सनल कैपेसिटी, बना सकती है। ऐसा तो दो एकदम बना सकती है, लेकिन वो लोग क्यों बनाएगा? वो लोग बनाएगा पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे सपोज कर लो अब इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम चाहिए, बहुत सारा बैंक बना, बैंक को रेगुलेट कौन करेगा? मोदी जी खुद रेगुलेट करेंगे, 2 हाथ है 2 आंख है 1 ही दिमाग है। तो उसके लिए क्या होता है? कैबिनेट बनता है। कैबिनेट बनता है तो कैबिनेट मतलब क्या, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो 2 हाथ से 4 8 10 हाथ हो जाते हैं, ब्रेन हो जाता है। अब वो भी तो अल्टीमेटली इतना बड़ा इंडिया कैसे संभालेंगे? तो उसके लिए क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किए जाते हैं जो रेगुलेट करेंगे, रेगुलेटर्स होंगे, फंक्शंस करेंगे वो नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन कर रहा है, बैंकिंग फंक्शन कर रहा है, ठीक है, रेगुलेट थोड़ी कर रहा है बैंक को। तो बैंक को रेगुलेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो अल्टीमेटली कौन है? निर्मला सीतारमन एक ही है। उसके नीचे क्या आ जाते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, ठीक है, बट वो सब मिनिस्टर्स को छोड़ दो। अल्टीमेटली क्या होगा? रेगुलेटरी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करने से क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे इंप्लॉइज आ जाते हैं और वो रेगुलेट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? में तुम बैंक में, रिजर्व बैंक में जाके पैसा जमा कर सकता है, वहां से पैसा निकाल सकता है, लोन ले सकता है? नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा है? आरबीआई क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। किसको रेगुलेट करता है? बैंकिंग सिस्टम को इन इंडिया रेगुलेट करता है। तो आरबीआई कौन है? कौन बनाया आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है। कौन बनाया? मोदी जी नहीं बनाया, उसके पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो कौन बनाया इसको? अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाया, कैसे बनाया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है ना, तो बेसिकली क्या होता है? पार्लियामेंट में बोथ द हाउसेस में उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। वैसे झांसी का ये बोथ द हाउसेस तो बोल दिया, कि जो हाउस का नाम क्या है? लोकसभा और राज्य 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड विधानसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। बेसिकली क्या हुआ? उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है। लोकसभा में पहले हम लोग क्या करेंगे? एक तो बिल बना के, मतलब ड्राफ्ट कॉपी बना के, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना है क्योंकि बैंकिंग को रेगुलेट करना है, रखा गया। मेजोरिटी का अप्रूवल चाहिए, सपोज कह लो हो गया। राज्यसभा में जाएगा, वहां पे भी अप्रूव्ड होगा। अगर दोनों जगह अप्रूव्ड हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट का जैसे ही असेंट मिलता है वो एक्ट बन जाता है, अदरवाइज वो ड्राफ्ट कॉपी रहता है, बिल रहता है। और एक्ट बनते ही क्या होता है? उसमें बेसिकली मतलब बाइंडिंग फोर्सेज आ जाती है, तो तुमको मानना पड़ेगा। तुमको इंडिया में रहना है तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो पेनल प्रोविजन अप्लाई हो जाए। तो ये हो जाता है बाइंडिंग फोर्स। एक्ट में एसीटी आते ही, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है उसे बाइंडिंग फोर्सेज है, मानना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट है। तो बेसिकली क्या हुआ? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, बाई पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, क्योंकि इंडिया में बैंकिंग को रेगुलेट करना है। अब जैसे स्टॉक मार्केट का भी बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है, कंपनीज का भी बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है, उसको भी तो रेगुलेट करना पड़ेगा। इतना बड़ा इंडिया है, 150 करोड़ का आबादी, कैसे रेगुलेशंस होगा? तो उसके लिए भी एक बॉडी बना हुआ है, उसका नाम क्या है चार? तुम बताओ। स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, सिक्योर कंपनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बॉडी कौन सा बना?
नहीं, रुक जाओ। और कृतिका, तुम तो पढ़ चुका है, तुम मेरे से इतना पीछे पढ़ा था। कंपनी अकाउंट स्टार्ट करिए। डिस्कशन नहीं, चीटिंग नहीं। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है क्रिश? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसको कौन बनाया? इसको भी कौन बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है। तो बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बॉडी फॉर्म करता है तो वो बेसिकली क्या हुआ ना, जैसे मोदी जी, अब मोदी जी इन द पीएम्स कैपेसिटी जाए तो कंट्री के बॉस है। अब वो रजिस्ट्रार को अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई करना मतलब रिक्वेस्ट करना कि एक काम करिए मेरे लिए एक तो कंपनी फॉर्म कर दीजिए, वो सीधा ऑर्डर पास करेंगे, राइट। तो ऑर्डर पास करके गवर्नमेंट अगर कोई एंट्री मतलब कोई भी कंपनी फॉर्म करेगा तो वो किसके लिए करेगा? पीएम के कैपेसिटी में करेगा, पर्सनल मोदी जी के कैपेसिटी में नहीं होगा। ममता बनर्जी को स्टेट के, वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए कोई कंपनी फॉर्म करना है तो वो क्या करेगी? जो यहाँ पे विधानसभा होता है उसमें स्पेशल एक्ट पास कर देगी, कंपनी फॉर्म कर देगी। तो मतलब बेसिकली कंपनी दो तरीके से बनता है। वन इज बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो नॉर्मल पीपल्स के लिए है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। दो तरीके से कंपनी बनता है। पहला कंपनी नॉर्मल कंपनी है, दूसरा कंपनी जो बनता है बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, उसको एक अलग नाम देते हैं। तो बता सकता है? तुम बताओ देव। नहीं, कृष्णा। स्टैट्यूटरी कंपनी, कोई भी कंपनी जो बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली फॉर्म होता है, दैट टाइप ऑफ कंपनीज आर नोन एज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी लिखवा देगा भी तो स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है। उसके एग्जांपल्स जैसे अभी दो एग्जांपल तो हम दिया, आरबीआई, सेबी, और कोई एग्जांपल? आईआरडीए, आईआरडीए नाम सुना है? आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है, दैट इज आईआरडीएआई, ठीक है। वो भी स्टैट्यूटरी कंपनी है। चलो ये सब तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा नाम हो गया। सीए इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? सीएस इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? सीएस इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट भी कंपनी सेक्रेटरी से। आईसीएसआई स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीएमए इंस्टीट्यूट एक होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। मतलब बेसिकली बाय फॉर्मिंग, बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट फॉर्म हुआ। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या दिया है? कंपनी। कंपनी में बेसिकली लिखा हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड कर दिया है, कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट इज ऑल्सो अ कंपनी, ठीक है। ये नॉर्मल कंपनी है, लेकिन एक इस अलग से कंपनी अपने फॉर्म कर सकते हैं, मतलब हम लोग नहीं फॉर्म कर सकते हैं। कंपनी फॉर्म्ड by passing special act in parliament or state assembly is known as स्टैट्यूटरी कंपनी। एंड स्टैट्यूटरी कंपनी का तुम लोग दो तीन एग्जांपल्स लिख के रख सकते हो। आरबीआई, सेबी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी भी स्टैट्यूटरी कंपनी है। आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा नॉर्मली याद रखना हो तो तुम लोग तीन नाम तो मेरे ख्याल से याद रहेगा, आईसीएआई, आईसीएसआई एंड आईसीएमएआई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये तीन तो नाम नहीं, तीन नाम नहीं भी याद हो तो सीए इंस्टीट्यूट का नाम तो याद रहेगा ना। बट ये कंपनी हम लोग नहीं बना सकते हैं। जो स्टैट्यूटरी कंपनी की बात की है ना, ये स्टैट्यूटरी कंपनी हम लोग नहीं बना सकते। ध्यान रखना, ये कंपनी कैसे फॉर्म हो सकता है? बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली।
जो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो हम लोग जो कंपनी फॉर्म करेंगे, अब उस कंपनी का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या हो सकता है? देखो डेफिनेशन फॉर्म हम दिया है जस्ट उसके नीचे, और अ कंपनी इज, क्या है कंपनी? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट ना? और उसको कैसे बनाते हैं? क्रिएटेड बाय द लॉ, लॉफुली क्रिएट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, तभी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। इसके साथ साथ देखो कुछ कंडीशंस है, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, राइट? ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग होंगे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना उसमें ओनर, तो इन सच केस क्या होगा? ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग होंगे। जो उसको ड्राइव करेगा उनको डायरेक्टर बोला जाता है, मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट को देखेगा, ठीक है, तो उनको डायरेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कंडीशन क्या है? इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी सिंस आप लॉफुली क्रिएट कर रहे हो तो उसकी डेथ भी लॉफुली ही हो, लीगली ही बनाए हो, लीगली ही डेथ होगी। और जब तक आप लीगली उसकी डेथ नहीं करवा देते हो तब तक कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, एंड इसके साथ साथ क्या होगा? कंपनी भी तो सिंस तुम पर्सन बना दियो ना उसको, तब उसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टर साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, लेकिन कंपनी को भी साइन करना पड़ेगा। तो कंपनी कैसे साइन करेगा? पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले बेसिकली क्या है ना, जैसे तुम लोग रबर स्टैंप ये सब देखता है ना, स्टैंप लगता है, वैसा स्टैंप होता था, थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा होता था, कॉपर का बना हुआ रहता था, वो होता था कॉमन सील। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2013 बोलता नहीं, अब तो सब चीज डिजिटलाइज हो रहा है, इसको एक काम करो, कॉमन सील को हटा दो, उसकी जगह क्या कर देते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। कंपनी का डायरेक्टर भी डिजिटली साइन करेगा और कंपनी भी डिजिटली साइन करेगा। ठीक है, तो कॉमन सील नहीं होता, डिजिटल सिग्नेचर होगा। मतलब कोई भी कंपनी फॉर्म होगा या जो हो चुका है उसको भी डिजिटली सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ध्यान रखना, कंपनी मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, कॉमन सील नहीं, डिजिटल सिग्नेचर। तो उसमें लिखा हुआ है क्या? तो उसको चेंज कर दो, डिजिटल सिग्नेचर कर दो, काट के, हाँ काट के डिजिटल सिग्नेचर। चलो एनीवे नेक्स्ट आओ। अब जब हम लोग कंपनी फॉर्म करेंगे ना, तो हम लोग जब कंपनी फॉर्म करेंगे तो इन सच केस क्या होगा ना, कंपनी हम लोग अब कर रहे हैं, भूल जाओ मोदी गवर्नमेंट या फिर ममता दीदी कुछ फॉर्म कर रही है, सिंपली हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग फॉर्म करेंगे तो रजिस्ट्रार के पास जब अप्लाई करेंगे ना, तो रजिस्ट्रार मेरे को बोलेगा ठीक है सब चीज ओके है, आपकी कंपनी रजिस्टर कर दे रही है, आपकी कैपिटल कितनी होगी? तो तुम लोग बोला 10 लाख होगी। तो अब क्या होगा ना, कैपिटल जो है ना, यहाँ पे कैपिटल को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स अलॉट कर दिया जाए। बोलता है तो कैपिटल की एक यूनिट बताओ क्या होगी? उसको बोला जाता है, कैपिटल की जो यूनिट होती है ना उसको शेयर बोला जाता है, हिस्सा। शेयर मतलब हिस्सा। तो बोलता है एक छोटा हिस्सा बताओ। तुम बोला नहीं हम लोग का तो सबका 1-1 लाख रुपए का कैपिटल है। तो बोला ठीक है, मतलब एक हिस्सा हम 1 लाख का कर दे क्या? किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, 1 लाख रुपए का भी एक शेयर हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू तो हो ही सकता है, जैसे एमआरएफ का शेयर देखा है तुम लोग, देखो 1 लाख से ज्यादा वैल्यू का शेयर, एक शेयर। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है जनरली स्मॉलर वैल्यूज में चले जाते हैं, और अकाउंट्स करते समय एकेडमिकली तो स्मॉलर वैल्यूज में ही हमने जाएंगे। और स्मॉलर वैल्यूज में जाने का मतलब क्या हुआ, हम लोग उसको बोलेंगे ठीक है मेरे एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपया कर दो। तो अब उर्वी के पास जो 1 लाख रुपीस का शेयर है, कितने यूनिट्स है इसके पास? 1 लाख नहीं नहीं, 1 लाख रुपीस है इसका कैपिटल, और एक एक टुकड़े का वैल्यू, एक एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपया है। तो इसका मतलब इसके पास कितने यूनिट्स है? 10,000 यूनिट्स है। अरे 1 लाख रुपीस है तो 10 रुपया का एक यूनिट, तो कितने यूनिट्स इसके पास होंगे? 10,000 यूनिट्स होंगे, मतलब 10,000 शेयर्स होंगे। इज वन ऑफ द शेयर होल्डर्स जिसमें इसके पास कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है, राइट? ऐसे 10 लोग हैं, सबके पास 10,000 शेयर्स है, तो कंपनी का टोटल कैपिटल 10 लाख का है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 1 लाख। अरे 10 लाख वैल्यू रुपीस और 10 रुपया एक यूनिट, 10 लाख, 1 लाख एक जन का, 10 जन का कितना हुआ? 10 लाख हुआ। 10 लाख हुआ, और अल्टीमेटली अपने क्या करें, एक एक यूनिट 10 रुपया का है, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स है तो 1 लाख शेयर्स है, राइट? हम लोगों ने उसको बोला कि देखो 1 लाख शेयर्स होंगे, 10 रुपया इच के होंगे, आप रजिस्टर कर दो। तो बोला अच्छा 1 लाख शेयर्स होंगे, 10 रुपया इच के होंगे, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू होगा शेयर का, और रजिस्टर करेंगे हम टोटल 10 लाख रुपीज से, दैट इज अ नॉमिनल वैल्यू होगा, रजिस्टर्ड कैपिटल होगा। ठीक है, तो ध्यान देना वो रजिस्टर क्या करेगा,
वो अपने रजिस्टर में फर्स्ट टाइम एंट्री लिखेगा कि आपके कंपनी में जो टोटल शेयर्स होंगे वो 1 लाख शेयर्स होंगे, 10 रुपया ईच के होंगे, 10 रुपया ईच शेयर की फेस वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब वो वैल्यू तुमको कोई भी मतलब उस कंपनी की डिटेल्स देखेगा तो उसको दिख जाएगा 10 रुपया ईच का शेयर है। ठीक है, दैट इज अ फेस वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख इंटू 10 लाख रुपया, दैट इज नोन एज द कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप में तुम लोग टोटल कैपिटल जो होता था क्या बोलता था? पार्टनर्स कैपिटल। प्रोप्राइटरशिप में लिखते नहीं थे, कैपिटल लिखते थे, लेकिन एक्चुअली में तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल था ना। यहाँ पे अपने कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। कंपनीज कैपिटल इज शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको शेयर कैपिटल बोला जाए। समझ में आ रहा है शेयर कैपिटल क्या है? और जो तुम रजिस्टर्ड कराए वो कौन सी कैपिटल है? रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल 10 लाख रुपया, सब लिखा हुआ है इसमें बीच में कहीं ना कहीं। तो बेसिकली क्या हम लोग रजिस्टर तो करवा लिए। अब वो बोला ठीक है, अब ये तो बताओ, आप ये तो कर दिए, आपके कंपनी को स्टेटस क्या दें? स्टेटस क्या दे? मतलब वो बोल रहा है कि आपके कंपनी को पब्लिक कंपनी का स्टेटस दें कि प्राइवेट कंपनी का स्टेटस। प्राइवेट कंपनी मतलब वो फिर एक्सप्लेन किया, बोला देखो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है तुम लोग 10 लोग जो हो ना, उन्हीं के बीच में शेयर्स रहेगा, किसी बाहर वालों को शेयर्स नहीं दे सकते हो। बाहर पब्लिक से लोन नहीं ले सकते हो, बैंक से लोन ले लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेना, पब्लिक से लोन नहीं ले सकते। ऐसा कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब क्या हुआ? पब्लिक की किसी भी कंपनी को, मतलब पब्लिक को, किसी भी पब्लिक को कहीं भी इंडिया में, इंडिया के बाहर तुम अपना शेयर्स बेच देना, पैसा ले लेना, कर सकते हो। ऐसा किसी से लोन भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, पब्लिक से भी ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो, मतलब पब्लिक कंपनी। कौन सा स्टेटस चाहिए? तो हम लोग बोले कि पब्लिक कंपनी का स्टेटस। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा, उसके लिए प्रिस्क्राइब फी थोड़ा सा ज्यादा लेगा। हम लोग बोले नहीं, प्राइवेट कंपनी का स्टेटस चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा, कुछ प्रिस्क्राइब फी लगेगी। तुमको स्टेटस मिल गया, कुछ फॉर्मेलिटीज फॉलो ज्यादा करनी पड़ती है पब्लिक कंपनी के केस में, फॉर्मेलिटीज फॉलो करना पड़ेगा। मतलब स्टेटस 2 होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, स्टेटस 2 ही मिलता है, तीसरा स्टेटस नहीं है। लेकिन तीसरा एक स्टेटस 2013 जो आया था ना, जिसमें ड्रास्टिकली चेंज किया था, उसमें एक स्टेटस और डाल दिया। अब क्या हुआ ना, नीतिशा बोली, अलग से गई, बोलती है हमको भी कंपनी रजिस्टर कराना है और हम अपना सिंगल हैंडेडली कंपनी को मेंटेन करेंगे और कोई नहीं रहेगा उसमें। तो बेसिकली क्या हुआ, एक स्पेशल क्लॉज डाला गया, इवन 1 पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी। ये स्पेशल क्लॉज 2013 में डाला गया, उसके पहले नहीं था। उसके पहले कंपनी फॉर्म करना है तो तुमको मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम। अब उसके बाद क्या होता है ना कि पब्लिक के केस कंपनी क्या हुआ, मैंने क्या बोला, 2 स्टेटस होगा ना, एक पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। यहाँ पे अपने 10 थे, तो वो पूछा ठीक है पब्लिक स्टेटस चाहिए कि प्राइवेट स्टेटस? मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7% चाहिए और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड। ठीक है, ये डिवीजन है। अब अपने आते हैं तो 1% कंपनी मतलब क्या हुआ, स्पेशल फीचर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 था, इवन ए सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी, दैट इज 1% कंपनी। 1% कंपनी फॉर्म कर सकता है। तो ये 1% कंपनी जो 1% कंपनी होगा, उसका स्टेटस क्या होगा? पब्लिक कंपनी होगा कि प्राइवेट कंपनी होगा? कैसे पब्लिक हो जाएगा? तुम पब्लिक का किसी को शेयर्स दे सकता है? तुम तो 1% कंपनी है, तुम्हारा ही ओनरशिप है, वही रहेगा, तो पब्लिक तो हो ही नहीं सकता है। इट इज अ प्राइवेट कंपनी का फीचर है। प्राइवेट कंपनी में 3 डिवीजन कर दिया, बोलता है 1% कंपनी, और दूसरा अदर प्राइवेट कंपनी। तो अदर प्राइवेट कंपनी में ना एक कंडीशन और डाल दिया, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। और ये सब पूछता है एग्जाम्स में। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो सबसे पहले तुम जब प्राइवेट कंपनी फॉर्म करोगे तो प्राइवेट कंपनी मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है, और पब्लिक कंपनी मतलब क्या हुआ, मिनिमम 7 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। कोई पेडअप कैपिटल का रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक कंपनी के लिए इतना कैपिटल चाहिए, प्राइवेट के लिए इतना कैपिटल चाहिए? 1956 में था, 2013 में ऐसा कुछ नहीं। देखो हम लिख के काटा हुआ है, देखो उसमें लिख के स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है। तो देखो पब्लिक कंपनी मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। डिफाइंड एक्ट जो है ना वो यही डिफाइन करता है कि कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। का मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एक क्लॉज और डाला हुआ है, वो हम लोग अभी नहीं समझेंगे, थोड़ी देर बाद समझेंगे। ये जो क्लॉज है, इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये बाद में समझेंगे। और इसमें पब्लिक कंपनी के बारे में थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट्स देख लो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर्स जो कंपनी को ड्राइव करेगा, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? मिनिमम 3।
एंड ये जो पब्लिक कंपनी होती है उनके नाम के बाद एक वर्ड एडेड रहता है, वो क्या रहता है? लिमिटेड। ठीक है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। एंड ये लोग ट्रांसफर शेयर्स कर सकते हैं किसी को भी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स मेरे पास है, ठीक है, मंडे को कल शेयर मार्केट खुलता है, तो हम किसी को भी बेच सकता है। हमको पता भी नहीं है कौन खरीद रहा है, लेकिन हम शेयर्स बेच सकता है, मतलब कोई भी खरीद सकता है। फिर हम आईटीसी का शेयर हम खरीद सकता है, पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर में कोई लिमिट नहीं रहता, कोई भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। हम पहले ही बता दिया था, जो अपने 10 लोग थे उतने लोगों के बीच में ही रहेगा, किसी और को नहीं दे सकते हैं। अब देंगे तो परमिशन के साथ दे सकते हैं। अगर हम लोग 10 लोग एग्री है, ठीक है दे दो, दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली विदाउट परमिशन नहीं दे सकते हैं। जैसे सपोज करो हम लोग 10 लोग थे, 10 लोग में सपोज करो नितिशा नहीं थी तो सृष्टि थी। सृष्टि अपना शेयर देना चाहती है, नितिशा को बेचना चाहती है, तो बेच सकती है डायरेक्टली, बिना पूछे नहीं बेच सकती है। हम पब्लिक कंपनी का शेयर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम बेच सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए सृष्टि को हम लोग सबसे परमिशन लेना पड़ेगा। हम बेच दे क्या नितिशा को अपना शेयर? तो बोले हाँ बेच दो, तो बेच सकती है। लोग ना कर देंगे तो नहीं बेच सकते। नंबर्स में वैसे हाँ ठीक है, 10 से 11 नंबर्स हो जाएंगे, क्या दिक्कत। अब अपने आ जाओ, ये तो हुआ पब्लिक कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ हुआ करता था, अब नहीं है। लेकिन इसमें अदर पार्ट्स क्या है? इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 200। इंप्लॉइज को भी शेयर्स दिया जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, ये पब्लिक से शेयर्स से पैसा नहीं ले सकता है, पब्लिक से लोन नहीं ले सकता है, ये सब कंडीशंस आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। दैट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है, मैक्सिमम 200 है, और डायरेक्टर्स कितने होंगे? मिनिमम 2। एंड इन प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ एक वर्ड ऐड करना पड़ता है। लिमिटेड तो ऐड करना ही पड़ेगा, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लेकिन ब्रैकेट में एक वर्ड और मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड नहीं होता। लिस्टेड मतलब क्या हुआ? जो स्टॉक मार्केट में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, दैट कंपनी इज नोन एज द पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी। और जो लिस्टेड नहीं होती है, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज ऑलवेज अनलिस्टेड। ठीक है, पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे पेटीएम, पेटीएम जब से ओपन हुआ था पब्लिक कंपनी था, ठीक है, लेकिन वो लिस्टिंग कब हुआ उसका? अभी कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले लिस्टिंग। तो वो पहले पब्लिक कंपनी था, अनलिस्टेड कंपनी था, लेकिन अब क्या हो गया? पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी हो चुका। ठीक है, 1% कंपनी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो चुकी। स्टॉक मार्केट में तुम उसका शेयर खरीद बेच सकता है, सिंपल सा चीज है। बट वो शेयर तुम खरीद सकता था, कम जिसके पास होगा उससे बात करके खरीद सकता, डायरेक्टली मतलब स्टॉक मार्केट से नहीं खरीद सकता। तो बेसिकली आ जाओ, ये पार्ट हुआ। अब अपने आते हैं प्राइवेट कंपनी में, फिर एक डिवीजन है, दैट इज द 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब सिंगल पर्सन ही उसका ओनर रहेगा, ये भी प्राइवेट कंपनी ही है। देखो हम यहाँ पे लिखा भी है, इट इज बेसिकली अ प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज ओनली 1% एज अ मेंबर, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन एक चीज बताओ, हम लोग कंपनी का जो डेफिनेशन पढ़े थे उसमें कंडीशन क्या था? परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या हुआ? कंपनी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। 1% है, ठीक है, और 1% होने का मतलब क्या हुआ? अगर उसका डेथ हो गया तो इन सच अ केस 1% कंपनी में एक स्पेशल कुछ क्लॉज डाल दिया गया, बोला इफ यू आर फॉर्मिंग 1% कंपनी तो तुम अपने साथ साथ नॉमिनी को अपॉइंट कर देना, तुरंत बता देना नॉमिनी कौन है। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी को जरूरी नहीं है अपना नॉमिनी अपॉइंट करके मतलब बता दे कि नॉमिनी ये होगा ये होगा। लेकिन अगर आप ओपीसी फॉर्म कर रहे हो तो फॉर्म करते समय ही, ओपीसी बनाते समय ही तुमको बताना पड़ेगा कि ही इज द नॉमिनी या सी इज द नॉमिनी, नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेशल फीचर है, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज कंपलसरी। वो है तो फिर उसके बाद क्या होगा? कंपनी मतलब पड़ा रहेगा, डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हो सकता है, जैसे सपोज करो अब ये बोलते हैं सर नॉमिनी का भी डेथ हो गया तो साथ में इट इज पॉसिबल, तो उस समय क्या होगा? कंपनी क्या है ना, ऑपरेट नहीं होगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा कुछ पीरियड बाद, और उसके बाद वो डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट आओ, 1% कंपनी भी शेयर्स क्या ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता, उसमें 1% ही मेंबर है, ठीक है। तो फिर शेयर्स ट्रांसफर करेगा तो उसका ओनरशिप खत्म रहेगा, तो 1% ही। अच्छा नेक्स्ट आओ, अब स्मॉल कंपनी आप कन्वर्ट करवाए जा सकते हैं। हम 1% कंपनी चला रहे हैं, हमको लगता है नहीं अब तो हमको प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में चला जाना चाहिए, कन्वर्जन प्रोसेस में चले जाओ, हो सकता है। प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, मेरे को पब्लिक कंपनी बनाना है, कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस होता है। अब आ जाओ एक स्मॉल कंपनी होता है। स्मॉल कंपनी क्या होता है पता है? अपने क्लासरूम का एक एग्जाम्पल देते, जनरली क्या बोलता था, देखो स्ट्रिक्टनेस अप्लाई होगा, इफ तुमको लगता है तुमको स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए तो पेरेंट्स से कॉल करवा दो कि मेरा बच्चा ऐसे ही पढ़ता है, छोड़ दीजिए उसको, डांटिएगा मत। एक दूसरा एक क्लॉज भी डाला था ना, क्या था? तुम खुद ही बोल दो ना कि मेरा अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा ऐसे ये करने से? अगर सपोज कर लो सृष्टि ऐसा आके बोल देती है सर मेरा अकाउंट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे को कॉमर्स लेना था, कॉमर्स मतलब अकाउंट्स तो लेना पड़ेगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कभी कभी होमवर्क नहीं करेंगे, और हम ऐसा ऐसा अलाउ ही किया है तो मानना पड़ेगा मेरे को भी। बोला ठीक है चल तेरे को नहीं डांटे, मत करना होमवर्क। ये क्या हुआ? रूल्स में रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक है, वैसे ही कंपनीज एक्ट भी बोलता है, कुछ कुछ कंपनी जो नया नया फॉर्म हुआ है उसमें क्या हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा होता है नया नया फॉर्म हुआ है, बहुत सारा स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, जैसे स्टार्टअप्स होता है ना बहुत सारा। अब हम स्टार्टअप्स में क्या होता है, बहुत साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाता है उसको। क्यों कर दिया जाता है? गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर दिया, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टअप किया है, थोड़ा सा आगे बढ़े, राइट। तो बेसिकली क्या, वो कंपनीज एक्ट भी बोलता है एक काम करो, अगर आपकी कंपनी आप फॉर्म किए हो उसका कुछ अब रिक्वायरमेंट अलग है, जैसे हम रिक्वायरमेंट में क्या बोला, पेरेंट्स से फोन करवा दो, या फिर तुम खुद ही ऐसा बोल दो, तो वैसे ही क्या है कंपनीज एक्ट भी एक कंडीशन डाल दिया। बोला देखो अगर तुम्हारी कंपनी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी को ये एडवांटेज नहीं दिया गया, तुम्हारी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है और तुम्हारी कंपनी का पेड अप कैपिटल भी ज़्यादा नहीं है, टर्नओवर भी ज़्यादा नहीं है, तो एक काम करते हैं तुमको हम रिलैक्स कर देते हैं, तुम इतना स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस मत फॉलो करना, क्योंकि कंपनी मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तुमको एनुअली अपना अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा, बहुत सारा झमेला है, तो इसको रिलैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है तुम मत फॉलो करना। तो किसको रिलैक्स किया जाएगा? जो अपने पेरेंट्स से फोन करवा देगा या खुद एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे ही कंपनी ने बोला देखो किसको रिलैक्स किया जाएगा, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। वो बोल रहा है अगर तुम्हारा कंपनी, पहले तो बोला स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन, ये एक्ट का लैंग्वेज है, ये लोग ऐसे ही घुमाता रहता है, डायरेक्टली भी तो बोल सकता था स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी ही है। इसके बाद क्या बोल रहा है देखो, कंडीशंस क्या डाला, बोला जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिसका टर्नओवर एज पर इट्स पीएल अकाउंट 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो क्या है, स्मॉल कंपनी है। अगर तुम्हारा टर्नओवर पीएल, तुम्हारा पीएल मतलब बताता है कि देखो 40 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, और तुम्हारा पेडअप कैपिटल बोलता है 4 करोड़ से ज्यादा पेडअप कैपिटल ही नहीं है, तुम छोटा कंपनी है, तो ठीक है रिलैक्सेशन, तुमको रूल्स नहीं फॉलो करना स्ट्रिक्टली। मतलब क्या हुआ, स्मॉल कंपनी मतलब क्या हुआ, जिस कंपनी का पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है और उसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। बट अब कभी कभी क्या होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है ना, रूल्स को थोड़ा सा और रिलैक्स करता है, और रिलैक्स क्या करता है, बोलता है चलो ठीक है अभी तो नॉर्मल सिचुएशंस में तो हम 4 करोड़ का क्लॉज डाल रखे हैं पेडअप कैपिटल में और टर्नओवर में 40 करोड़ का, लेकिन हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हाँ हटा तो सकते ही है, वो तो अलग ही बात है, लेकिन हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। वो तुमको मतलब थोड़ा सा ये, थोड़ा सा पॉजिटिवली बोला कि बढ़ा भी सकते हैं और फ्री कर देंगे तुम, तो और फ्री कर देंगे। जैसे अब क्या है ना, हम तुम लोग का प्रैक्टिस सेशन नहीं लेगा, किसी को पेरेंट्स को भी नहीं कॉल करना पड़ा, कुछ भी नहीं है, तुम लोग आपको रिप्लाई नहीं करते तो प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ही नहीं, तो और फ्री कर दिया, छोड़ो अब सैटरडे आना ही नहीं है, वही चीज़ है। तो वो क्या बोला देखो, अब अगर मेरे को लगा तो हम पेडअप कैपिटल वाला रिलैक्सेशन जो 4 करोड़ था ना, उसको हम कितना कर सकते हैं, 10 करोड़ कर, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब क्लासेस भी कैंसिल कर दे वो नहीं करेंगे, ठीक है। और टर्नओवर क्या होगा, 100 करोड़ तक कर सकते हैं, वो जब मेरे को मन करेगा तब हम बता देंगे तुमको, उसके बाद तुम उस कैटेगरी में फिट होगे तो तुम स्मॉल कंपनी हो। और अदरवाइज नॉर्मल स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है, तुम्हारा पेडअप कैपिटल 4 करोड़ है, तुम्हारा टर्नओवर 40 करोड़ तक है, तो इन सच केस यू आर ए स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन याद हो गया ना, तो अभी तुम लोगों से पूछ लो। तो अब हम लोग आते हैं शेयर के बारे में। शेयर मतलब क्या था,
हमारे कैपिटल का स्मॉल डिनोमिनेशन, ठीक है, जिसको आप रजिस्ट्रार के पास, स्मॉल यूनिट ऑफ योर कैपिटल इज द शेयर। और ये शेयर कहाँ रजिस्टर्ड होता है? रजिस्ट्रार के पास। और ये एक शेयर का जो वैल्यू होता है ना, इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। और टोटल कैपिटल का जो वैल्यू होता है उसको क्या बोला जाता है पता है? नॉमिनल वैल्यू। टेक्निकली कई बार लोग क्या होता है, टोटल को भी फेस वैल्यू बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछ लिया ना फर्क पड़ जाएगा। नॉर्मली अपनी बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में तुम टोटल 10 लाख का कैपिटल को भी फेस वैल्यू बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है? सामने वालों को समझ में आ रहा है, तुम समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो एमसीक्यू में तुमसे पूछ लिया, तो इन सच केस क्या होगा? सपोज करो हम लिख दे, कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द वैल्यू ऑफ रुपीज 10 lakhs, इट इज टर्म्ड एज, ऑप्शंस दे दिया, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप कैपिटल, और एक हम दे देता है साथ साथ, सपोज कर लो पेड अप कैपिटल, और लास्ट वन हम दे देता है नन ऑफ द अबव। तो तुम जनरली क्या, कोई बच्चा टिक कर देगा फेस वैल्यू, यहां पे गलत हो जाए, क्योंकि ये फेस वैल्यू नहीं होता है। फेस वैल्यू एक शेयर के वैल्यू को बोला, ठीक है। अब अपने आओ तो शेयर मतलब देखो हम यहाँ पे क्या दिया है, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट रहेगा वो। अब ये नहीं है एक शेयर 10 रुपया का रहेगा, दूसरा शेयर 5 रुपया का रहेगा, वैसा नहीं है। Each unit is called share. Fixed value of each unit is known as face value of a share. It means the share in the share capital of the company. Share मतलब हिस्सा in the total capital of the company. और शेयर्स जो होते हैं ना, अब शेयर्स भी दो तरीके का होता है। एक शेयर इक्विटी शेयर्स होता है, दूसरा शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? अब क्या होता है ना, प्रेफरेंस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? तुमको कुछ प्रायोरिटी दी जा रही है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है, दैट इज अ प्रेफरेंस। और इक्विटी मतलब क्या हो गया? इक्विटी इज रिलेटिंग टू द इक्वल, मतलब तुमको इक्विटी दिया जाएगा, मतलब इक्वल बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो अपने डिवाइड कर देते हैं कि सपोज के लिए लेफ्ट हैंड वाला जो कॉलम तुम लोग का रो है वो अपने ले लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स हम लोगों के पास, और राइट हैंड साइड में तुम लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि तुम लोगों के पास जितने के लोगों के पास शेयर है ना, सबके पास इक्वल बेनिफिट है, इक्वल राइट्स है तुम्हारा। बट इन लोगों का राइट जो है ना थोड़ा सा स्पेशल है। अब थोड़ा सा स्पेशल क्या है? तो तुमको बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी मिलेगा इन लोगों को। अब इक्वल राइट्स में क्या होगा ना, दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और तुम लोग क्या है ना, तुम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट दिया, तुम लोग प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है ना, वो प्रेफरेंस वर्ड इसलिए भी बोला जाता है, इट इज द बेसिकली कंबाइंड फॉर्म ऑफ कैपिटल प्लस डेट। लोन और कैपिटल का कंबाइंड फॉर्म रहता है। तनिष्क को क्या चाहिए था ना कि हमको ओनरशिप भी मिले और उसके साथ साथ मेरे को फिक्स्ड डिविडेंड मिले। डिविडेंड कंपनी के केस में क्या होता है ना, तुम लोग ओनर हो तो कंपनी क्या करेगा, जो प्रॉफिट कमाएगा तुम्हारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो तुमको जो डिस्ट्रीब्यूशन करके जो अमाउंट मिलेगा उसको डिविडेंड बोला जाता है, डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज यू आर द ओनर, हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते ना, प्रॉफिट देंगे, डिवाइड करेंगे इतने सारे लोगों में, तो उसको डिविडेंड नाम दिया जाता है। इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तनिष्क बोला मेरे को ओनरशिप तो चाहिए सर, लेकिन मेरे को फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए। और महक बोलती है कि ठीक है मेरे को ना ये ओनरशिप चाहिए, फिक्स डिविडेंड नहीं चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम ज्यादा लेंगे, लॉस होगा तो लॉस भी बियर करेंगे, और कम प्रॉफिट होगा तो हम कम अमाउंट ले लेंगे, लेकिन हमको ओनरशिप चाहिए। और ये बोलता है मेरे को फिक्स चाहिए, तो ठीक है इसको ओनरशिप भी चाहिए, फिक्स डिविडेंड भी चाहिए, तो इसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोल के एक नया शेयर बना के दे दिए। उसमें प्रायोरिटी क्या डाले, प्रेफरेंस क्या डाले, देख जब भी प्रॉफिट डिवाइड होगा पहले तुमको देंगे, और एक रेट फिक्स कर दिया 10% देंगे, मतलब उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ तो भी तुमको 10 ही मिलेगा, कम होगा तो भी 10 मिलेगा, लेकिन हम डिवाइड क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट। लॉस होगा तो 10% नहीं मिलेगा, हम तो प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं ना, लॉस होगा तो कैसे देंगे, ठीक है ना। हम 10% फिक्स देंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट में से ही देंगे क्योंकि हम प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट होने से ही दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। एक प्रायोरिटी। अब इसको डिविडेंड देने के बाद अगर पैसा बचता है तो तुम लोगों को मिलेगा, नहीं तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको पैसा दे दिए 10%, ये 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया था, 10,000 रुपए इसको दे दिए 10%। अब प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ था, तुम लोग को क्या है, हम लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते, 10,000 क्यों, हो सकता है कि तुम जितना कैपिटल दिया उसके इक्वल प्रॉफिट दे दे, उससे ज्यादा प्रॉफिट दे दे, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोग इक्विटी शेयर होल्डर, तुम लोग रिस्क ले रहे हैं, एक्चुअल रिस्क तो वही लोग ले रहे हैं, तो उन लोगों को मिल सकता है। ये इक्विटी हुआ, इक्वल राइट्स है सबका, और सबको मिलेगा, महक को भी मिलेगा, चेरी को भी मिलेगा, चारवी को भी मिलेगा, सबको ऐसा मिलेगा। तो बेसिकली दो डिवीजन हुआ और कुछ नहीं है, दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट इश्यू हुआ, वन इज द प्रेफरेंस और अनदर वन इज द इक्विटी।
एक और प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। एक तो उनको डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले। दूसरा प्रायोरिटी क्या है, अगर कंपनी बंद होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इनका कैपिटल भी पहले दिया जाएगा, तुम लोग का कैपिटल लास्ट में मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि भाई तुम तो ओनर हो, तो नुकसान तो तुमको बियर करना है, नहीं भी मिले। क्लियर है ये चीज, तो ये कंसेप्ट है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स, इट मींस दोज शेयर्स द होल्डर ऑफ विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट टू क्या, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, एंड दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स में बी ऑफ टू टाइप, लेकिन इक्विटी शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, लेकिन ये दो तरीके के हो सकते हैं। अभी उतना डिटेल्स में अपने दो टाइप्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। तुम लोग को वैसे स्कूल्स में या बुक्स में शायद मिल जाएगा कि इक्विटी शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, विथ वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। नॉलेज के लिए बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। बट इक्विटी शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंसेस नहीं है, दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। दो तरीके के शेयर्स हो सकते हैं। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर्स तो सिर्फ दो तरीके के होते हैं, और क्लास 12th लेवल में तुम लोग ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स बस इक्विटी शेयर्स होता है और कुछ नहीं होता। अदरवाइज इक्विटी शेयर्स में क्या होता है ना, वोटिंग राइट मतलब डिस्टर्ब करने का राइट। तुमको मीटिंग में बुलाया जाएगा, मीटिंग में तुम डिस्टर्ब कर सकता है, नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा, नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा, दैट इज वोटिंग राइट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, चेरी को शेयर्स इशू किया गया इक्विटी शेयर्स विद में वोटिंग राइट दिया, मतलब चेरी डिस्टर्ब कर सकती है। यासिका को दिया गया विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उसमें डाल दिया गया देख तुम वोटिंग नहीं कर सकता। डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब कुछ डिफरेंस करेंगे, वोटिंग नहीं कर सकता तुम, तो वो क्या डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है। कुछ और क्लॉज भी हो सकता है, बहुत सारा कंसेप्ट है, डिटेल्स कंपनी से एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब ये जो अपने थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, बहुत छोटा सा पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा पढ़ेंगे आज के क्लास में, फिर अपने प्रैक्टिकल पार्ट में मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्लास। अदरवाइज इटसेल्फ में कंपनी से पूरा अलग से एक लॉ बोल के सब्जेक्ट है। तो अब अपने आ जाओ यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिसमें प्रेफरेंशियल राइट्स है रिगार्डिंग डिविडेंड, रिगार्डिंग कैपिटल रीपेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस क्या क्या अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, देखो एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, और घर में पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास हम पहले पूछेगा, उसके बाद तुम लोगों को क्लास में अलाउ करेगा। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, चाह तुम बता पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस क्या होता है। देखो वैसे बेसिकली तुम लोग खाली वर्ड्स पे जाओ, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो शेयर होल्डर्स क्या चीज में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट में। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस मतलब क्या हुआ, वो प्रेफरेंसेस जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब सरप्लस प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तनिष्क को प्रेफरेंसेस दिया गया 10%, ठीक है, और अगर सपोज कर लो चेरी को इक्विटी शेयर्स दिया गया। अब कंपनी के पास सपोज कर लो दोनों के पास 1-1 लाख रुपए, ये लोग 1-1 लाख रुपया दिया था, मतलब 1-1 लाख रुपए का शेयर्स है वैल्यू का, ठीक है, जिसपे तनिष्क को 10% डिविडेंड फिक्स कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ, जब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट सपोज करो 10 लाख का हुआ, ठीक है, तनिष्क के पास जो शेयर्स है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, तो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। कंपनी बोला तनिष्क तुम 1 लाख रुपए का कैपिटल देके रखे थे ना, उसका 10% 10,000 रुपये तुमको डिविडेंड दे देते, ठीक है। और चेरी को बोला देख प्रॉफिट 10 लाख का हुआ है, इसको 10,000 दे दिए, अब बचा कितना 9,90,000, चलो तुमको 5 लाख दे देते, तो 5 लाख दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, कुछ प्रॉफिट बचा ना, कितना बचा 4,90,000, 4,90,000 बचा, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट। अभी भी तो बचा हुआ रह गया ना, किसी को दिया नहीं गया, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट। इस सरप्लस प्रॉफिट में क्या तनिष्क कुछ भी बोल सकता है कि मेरा भी हिस्सा है, नहीं बोल सकता, बिकॉज इसके पास जो प्रेफरेंस है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। बट वो जो 490 बचा है ना, वो चेरी का है, चेरी उसमें अपना हिस्सा मांग सकती है, बिकॉज सी इज इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब प्रॉफिट उसका है। कंपनी के बुक्स में जो रिजर्व दिखेगा, पार्टनरशिप में जो रिजर्व दिखता है, वो बाद में अपने एडमिशन के टाइम में क्या कर रहे थे, रिटायरमेंट में टाइम पे क्या कर रहे थे, बांट रहे थे ना पार्टनर्स में, क्योंकि उनका था। तो कंपनी के बुक में भी तुमको रिजर्व दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, वो ओनर का है। किस ओनर का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब सिनेरियो चेंज कर देते हैं, इसके पास प्रेफरेंसेस जो है 10%, तनिष्क के पास वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस है। अब लेकिन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस मतलब क्या हुआ कि वो सेम चीज, इसको 10,000 रुपए का डिविडेंड दे दिए, फिक्स है 10,000 तो फिक्स है इसका। अब उसके बाद उसको 5 लाख का अपने डिविडेंड दे दिए, 4,90,000 बच गया। अब 4,90,000 में तनिष्क बोलेगा इसमें मेरा हिस्सा भी है, बोलेगी मेरा हिस्सा भी है, तब तो प्रॉब्लम है ना, बांटना है।
तो उसके लिए क्या किया जाता है, रेशियो ऑफ पार्टिसिपेशन डाल दिया जाता है। अगर कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस इशू करता है तो रेशियो ऑफ पार्टिसिपेशन बनाता है, बोलता है ये जो सरप्लस प्रॉफिट बचा है वो 3:2 में बटेगा, 3/5 इक्विटी शेयर होल्डर्स का है और 2/5 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, तो ऐसा होता है। मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें राइट रहता है सरप्लस प्रॉफिट में। ठीक है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जिसमें नहीं रहता है। जनरली शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है किस कैटेगरी का होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ अब ये डिटेल्स में। नेक्स्ट आ जाओ, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें हम लोग क्रिस को एग्जांपल मिलेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेट होता है और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल में इसमें लेंगे, सपोज के लोग क्रिस जो है उसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है नॉन क्यूमुलेटिव और कृतिका के पास है प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव। 1-1 लाख रुपए का कैपिटल है, 10-10% का डिविडेंड रेट है। अब क्या हुआ कि कंपनी को लॉस हुआ 2023 ईयर एंड में, ये लोग के डिविडेंड गया नहीं तो बैंक अकाउंट में डिविडेंड चला जाता, डिविडेंड इन लोग के अकाउंट में नहीं आया। तो अनुजन को गुस्सा आ रखा था, ये लोग कंपनी के ऑफिस में पहुंच गया, चिल्लाने लगा ये कोई मतलब होता है क्या, मेरा डिविडेंड नहीं आया। तो कंपनी का जो चेयरमैन है वो वहीं से गुजर रहा था, इस पे तो जबरदस्त चिल्ला दिया, तुमको समझ में नहीं आता है, कंपनी को नुकसान हुआ है और जब नुकसान हुआ तो तुमको डिविडेंड किस चीज का देंगे, चलो निकले यहां से। क्योंकि इसके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस था। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस पे लॉस ईयर का डिविडेंड नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे नॉन क्यूमुलेटिव, क्या क्यूमुलेटिव पे भी लॉस ईयर में तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा ना। इन कृतिका को बोला ठीक है बेटा एक काम करो, चलो आओ केबिन में बैठो, हम तुमको समझाते हैं सब, चाय नाश्ता मंगवाओ इसके लिए, बोल दिया स्टाफ को। और उसके बाद क्या हुआ, इसको नाश्ता वास्ता कराने के बाद बोला देख कृतिका इस बार लॉस हुआ है तो डिविडेंड तो दे नहीं सकते, लॉस से कैसे दे, प्रॉफिट से देंगे ना, लेकिन ठीक है हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा ना तो ये 10,000 तुमको दे देंगे और उस ईयर का 10,000 भी देंगे। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा डिविडेंड नोट डाउन कर ले रहे हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ तो ये डिविडेंड भी देंगे और उस ईयर का डिविडेंड तो देंगे ही तुमको। नहीं, नॉन क्यूमुलेटिव को मतलब क्रिस को नहीं मिलेगा बट कृतिका को मिलेगा क्योंकि उसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास प्रेफरेंसेस है, जिस प्रेफरेंसेस में ये कंडीशन डाला हुआ है कि तुमको अगर लॉस ईयर हुआ है तो उस ईयर का डिविडेंड बाद में मिलेगा, तो तुम्हारे पास कौन सा शेयर्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। और अदरवाइज तुम्हारे पास कौन सा प्रेफरेंसेस है, नॉन क्यूमुलेटिव। जनरली प्रेफरेंसेस कौन से कैटेगरी का रहता है, क्यूमुलेटिव। जनरली प्रेफरेंसेस क्यूमुलेटिव कैटेगरी का रहता है, अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड प्रेफरेंसेस आर टू बी क्यूमुलेटिव। तो अब एक चीज मेरे को बताओ, अब तुम लोग इसमें एक आंसर अपने आप देना जो शायद तुम लोग दे सकता है। कृतिका का 31 मार्च 2023 को जो 10, इसको क्रिस को तो देना ही नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। कृतिका का 10,000 रुपए का जो डिविडेंड है वो हम उसको कमिट कर दिया, देख नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तुमको दे देंगे। तो इसको याशिका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दे क्या, हम तो अपना ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो हम तुमको देंगे। नहीं दिखाएं तो कहां दिखाएं, दिखाई नहीं। ये अकाउंट्स में कुछ टर्म हो सकता है क्या, हम कृतिका को कमिट कर दिया कि देख नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट होगा तो तुमको डिविडेंड देंगे और नहीं हुआ तो नहीं देंगे। अच्छा, ऑनलाइन में कोई बच्चा बता रहा है क्या, अनक्लेम डिविडेंड अलग चीज होता है, कुछ भी बोल। कंटिंजेंट लाइबिलिटी बताओ, कोई बताओ, ये लोग दो बच्चा लोग, एक बोला अनक्लेम डिविडेंड एक बोला कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कृतिका तुम ही बता दे, बता। कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल दिया ये लड़का, उसके बाद भी तुम लोग को याद नहीं आया। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का होना या नहीं होना किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे तो इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और इसको बोला जाता है अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, द आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। और कहाँ दिखाते हैं इसको, बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में। अरे ये अभी समझ के रखो, लिखना है तो लिख के रखो, नहीं तो जब शेड्यूल 3 करवाएगा ना वहां पे तो इसका काम लगेगा, उससे पूछेगा अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ दिखाया जाता है, पूछेगा। अच्छा अब नेक्स्ट आओ, रिडीमेबल
कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। देखो रिडीमेबल वर्ड का मतलब क्या हुआ, ये तो बता सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज का खाली पार्ट पूछ रहा है, विच कैन बी रीपेड, है ना। और इरिडीमेबल मतलब जिसको पे नहीं कर सकते हैं। तो प्रेफरेंसेस इरिडीमेबल होता ही नहीं है, रिडीमेबल ही होता है, क्योंकि एज पर द कंपनीज एक्ट, क्योंकि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना कंपनी अकाउंट्स, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एंड रूल्स इज व्हाट, वो बोलता है अगर प्रेफरेंसेस इशू करते हो ना, तो विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स उसको रिडीम करना पड़ेगा। मतलब तनीष से अगर हम आज 1 लाख रुपया लिया, तो आज के डेट से 20 साल तक के अंदर में मेरे को इसको वापस करना ही पड़ेगा, और 20 साल के पीरियड में इसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, क्योंकि रिडीम होगा और 20 साल का टाइम पीरियड के अंदर में करना पड़ता है। लिखा हुआ देख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स मेरे को रिडीम करना पड़ेगा। इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस एक्सप्लेन कर दिया गया है, बट इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस होता नहीं है। लिख भी दिया देख, अ कंपनी कैन नॉट इशू एनी प्रेफरेंसेस विच इज इरिडीमेबल। काटना क्या लिखा हुआ तो। नेक्स्ट आ जाओ, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस क्या होता है। नाम से तो समझ में आ रहा होगा, विच कैन बी कन्वर्टेड, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेड मतलब यस अपर साइड में जाएगा ना, तो जो प्रेफरेंसेस इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तुम्हारे पास राइट है। हम सपोज कर लो नितिशा को जो प्रेफरेंसेस दिया उसमें लिख दिया था कि तुम्हारा प्रेफरेंसेस 15 साल बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एट योर ऑप्शन। तुम चाहो तो अपना पैसा ले लेना, या तुमको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब वो शेयर्स क्या है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। और राधिका को भी प्रेफरेंसेस इशू किया गया, उसमें ऐसा कुछ क्लॉज नहीं था कि विच कैन बी कन्वर्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन कन्वर्टेबल है। जनरली प्रेफरेंसेस कौन सा होता है, नॉन कन्वर्टेबल। जनरली प्रेफरेंसेस नॉन कन्वर्टेबल होगा, मतलब कुछ नहीं बोला जाए तो प्रेफरेंसेस नॉन कन्वर्टेबल है। मतलब प्रेफरेंसेस ध्यान रखना, हम लोग अगर पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग का बात करें तो प्रेफरेंसेस नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में प्रेफरेंसेस क्यूमुलेटिव होगा, रिडीमेबल होगा, इरिडीमेबल होता ही नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल। जनरल टर्म्स, स्पेशल टर्म्स तो कुछ भी हो सकता है। अब एक लास्ट पार्ट थोड़ा सा और समझते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल होता है उसका टाइप्स क्या होता है। देखो शेयर कैपिटल सबसे पहला टाइप तो तुम लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था, तुम जब रजिस्टर करवाओगे तो वो कैपिटल क्या होगा, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, राइट, नॉमिनल कैपिटल। तो सबसे पहला नाम हम यही लिखा है, देखो ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वो अमाउंट होता है जो हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराते हैं, और ये मैक्सिमम कैपिटल होता है। सपोज कर लो हम लोग रजिस्टर करवाते समय, उस समय बात था हम लोग तो 10 लाख का कैपिटल लगा रहे थे ना, हम लोग उसको बोले रजिस्टर करो आप। उस समय कितना शेयर्स था हमारे पास, यूनिट्स कितना था, 1 लाख। 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 लाख रुपया। लेकिन हम लोग ये तो कैपिटल लगा ही दे रहे थे, लेकिन हम लोग उसको बोले काम करिए आप रजिस्टर करिए 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कितना कैपिटल हो गया, 5 लाख हो गया। 5 लाख शेयर्स रजिस्टर, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10, मतलब कितना कैपिटल हो गया, 50 लाख। बट कैपिटल एक्चुअली में इशू कितना हुआ है, 1 लाख। शेयर्स के टर्म में बात करते हैं ना, 5 लाख रुपया का 5 लाख शेयर्स था, 5 लाख शेयर्स था, नॉट रुपीज। 5 लाख यूनिट्स थी, हम लोग 1 लाख यूनिट्स तो सबको ले लिए, लेकिन एक्चुअली में अभी 4 लाख यूनिट्स तो और भी बचा हुआ है ना। तो हम लोग क्या, अब मेरे पास 4 लाख यूनिट्स बचा हुआ है, हम लोग और मार्केट में कितनी यूनिट इशू कर सकते हैं, 4 लाख ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास उतना ही बचा हुआ है। टोटल 5 लाख से रजिस्टर कर रहा है, तो टोटल शेयर्स हम मार्केट में 5 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जब तक चेंज नहीं कराए तब तक 5 लाख ही रख सकते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी इशूड टू द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक को मैक्सिमम इतने शेयर्स ही दे सकते हैं, अनलेस तुम उसको चेंज नहीं कर ले, ऑल्टर नहीं कर ले। दिस इज ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। अब क्या हुआ, रजिस्टर्ड कैपिटल से अपनी क्या करते हैं, आउट ऑफ विच ही तो हम लोग शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं। हम सपोज कर लो एक बार मान लेते हैं हम लोग रजिस्टर करवाए, 1 लाख शेयर्स तो हम लोग ही रख लिए, ठीक है। अब एक चीज जैसे बताओ ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर कौन है, भाई मुकेश अंबानी। मेरे पास भी शेयर्स, हम भी ओनर है, लेकिन हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी शेयर्स है, ठीक है, उनके पास मेजोरिटी शेयर्स है,
दैट इज वाई वो तुम लोग ओनर बोल रहे हो उसको, ओनर नहीं है वो, ड्राइवर है, एमडी है, ठीक है, ड्राइवर है और कुछ नहीं है। तो बेसिकली डिफरेंस इज दैट ओनली कि वहां पे उसके पास ओनरशिप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके पास मेजोरिटी शेयर्स है। तो वही चीज हम लोग क्या कि सपोज करो 5 लाख शेयर से रजिस्टर कराए, अब हम लोग को चाहिए कि ओनरशिप हम लोग 10 लोगों के पास ही रहे, तो हम लोग क्या किए 60% शेयर्स, मतलब देखो 5 लाख का 60% कितना हो गया, 3 लाख शेयर्स हम लोग अपने पास रख लिए, मतलब ले लिए, दिखा दिए गए हम लोग के पास है कैपिटल, और बचा 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स मार्केट में 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, 1 लाख शेयर्स अभी भी अनइशूड बचा हुआ है। तो इसका मतलब टोटल इशूड कैपिटल कितना है, इशूड मतलब जो मार्केट में है 1 लाख कैसे है मार्केट, अरे वो जो 3 लाख शेयर्स हम लोगों के पास भी है वो भी तो कंपनी से कहीं मानेगा मार्केट में है 4 लाख शेयर्स, ठीक है, तो इशूड कैपिटल कितना हुआ 4 लाख, ठीक है। तो बेसिकली क्या 4 लाख शेयर्स इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल मतलब क्या, दैट पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब इशूड मतलब तुम लोग और भी बोल सकते हैं, हम लोग 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, जरूरी थोड़ी है पब्लिक ले लेगा, जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। तो इशूड मतलब जितना ऑफर किया गया। एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, तुम रजिस्टर करा लिया, मतलब बेसिकली क्या हुआ, हम लोग सपोज कर लो 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर ओनली 90,000 शेयर्स, तो इशूड कैपिटल कितना है, ऑलरेडी 3 लाख पहले से इशूड है और 1 लाख और इशू कर रहे हैं, तो इशूड कैपिटल इज 4 लाख, बट सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ 3,90,000, मतलब विच इज ड्यूली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, टेकन ओवर बाय द पब्लिक, पब्लिक ले लिया, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। और वो किसका पार्ट होगा, देखो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होगा, और सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होगा, इशूड का। अरे हम 1 लाख ऑफर किया तो तुम उसी में से तो खरीदेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। हम 1 लाख ऑफर किया, तुम बोलेगा हम 1.5 लाख शेयर लेंगे, कंपनी इशू नहीं कर सकता, जितना ऑफर किया उतना ही दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑफर करते समय भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाता है। अब क्या हुआ, तुम सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करने के बाद भी देख और कंडीशन है, 2 कैपिटल दिया हुआ है, इशूड कैपिटल हम लोग का हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होता है, क्योंकि जो शेयर्स ऑफर किया जाता है ना पब्लिक को, वो 2 तरीके से किया जाता है। वन इज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड मतलब देखो शेयर्स का वैल्यू 100 रुपया है, एक शेयर का सपोज कर लो 100 रुपया, 10 की जगह 100 कर देता है, ठीक है, 100 रुपया है, तुम अभी 100 रुपया दो और शेयर्स ले लो, जिसको शेयर्स चाहिए 100 रुपया देना पड़ेगा, शेयर्स लेना पड़ेगा। तो ये शेयर्स क्या हुआ, फुल्ली पेड हुआ। हम ऐसा कंडीशन डाला, देखो तुमको अगर शेयर्स चाहिए तो अभी 20 रुपया दे दो, और जो बचा 80 रुपया हम तुमसे 3 इंस्टॉलमेंट में लेंगे। हम जब तुमको शेयर्स अलॉट कर देंगे, अभी तुम अप्लाई करो ना, तुम अप्लाई करोगे मेरे को, अप्लाई करोगे मतलब तुम ऑफर दे रहे हो कि मेरे को शेयर्स चाहिए सर, अब मेरा मर्जी हम तुमको देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो तुम लोग अप्लाई किया, तो अप्लाई किया तो इन सच केस क्या हुआ कि हम बोला कि देखो अभी 20 रुपया दे देना अप्लाई करते से, जो 80 रुपया बचा वो हम तुमसे लेंगे जब तुमको अलॉट कर देंगे, मतलब कंफर्म कर देंगे ठीक है भूमि तुमको शेयर्स अलॉट किया जा रहा है, तो तुम 30 रुपया और दे देना। और उसके बाद 100 रुपया था ना, तुमको बोले अप्लाई करते समय 20 रुपया दो, जैसे ही अलॉट करेंगे 30 रुपया दे देना, तो 50 रुपया हम ले लिए। अब बचा कितना 50 रुपया, उसको जब हम मांगेंगे तब दे देना 25-25 रुपया करके, 25 रुपया मांगेंगे एक बार, जब मांगेंगे फिर एक बार मांगेंगे 25 रुपया, जब हम मांगेंगे तब दे देना, तब जब हम कॉल करेंगे तो दे देना, एक कॉल मतलब फोन कॉल नहीं, कॉल करेंगे तब दे देना। तो पहला पार्ट क्या था, पहला इंस्टॉलमेंट जो तुम दिया उसको नाम दे दो ना एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट को नाम दे दो अलॉटमेंट, क्योंकि हम उसको अलॉट की तब मांग रहे हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम दे दो कॉल, फोर्थ को भी नाम दे दो कॉल, लेकिन 2 नाम कॉल, कॉल देने का मतलब थोड़ा चेंज करो ना, फर्स्ट कॉल जो पहली बार मांगे फर्स्ट कॉल, दूसरी बार मांगे सेकंड कॉल, अगर वो लास्ट है तो फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट्स हुआ, और इंस्टॉलमेंट में जब भी शेयर्स इशू किया जाएगा ना तो ये कॉल्ड अप वाला चक्कर आता है, ठीक है। तो अब कॉल्ड अप वाला चक्कर क्या होगा, सपोज कर लो हम तुमको 1 लाख शेयर्स ऑफर किया था, अब एक बार 1 लाख भी समझो, इजी समझ में आएगा, 1 लाख शेयर्स तुम लोगों को ऑफर किया, यू पीपल अप्लाइड फॉर सपोज कर लो 90,000 शेयर्स, तो इशूड कैपिटल था 1 लाख शेयर्स का, और अब ये सब्सक्राइब कैपिटल है 90,000 शेयर्स का, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसमें हम बोला था एप्लीकेशन में 20 रुपए तुम दे दिया, ठीक है, मतलब कितना दिया, 90,000 इंटू 20, 1,80,000 दे दिया, नहीं 1,80,000 नहीं 18 लैक्स, 90,000 इंटू 18 नहीं 90,000 इंटू 20,
18 लाख दे दिया। अब क्या हुआ, हम बोला कि काम करो अब अलॉटमेंट भी दे दो 30 रुपया, तुम अलॉटमेंट भी दे दिया। अब कुछ पीरियड बाद हम तुमको बोला एक काम करो तुम 25 रुपया भी दे दो। तो अभी तक हम तुमसे कितना मांग चुका है, 20 रुपया प्लस 30 रुपया प्लस 25 रुपया, 75 रुपीज मांग चुका है, मतलब कॉल कर चुका है। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ, 75 रुपीज, 75 इंटू 90,000, दैट इज अ कॉल्ड अप कैपिटल। अगर तुम नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म में बात करेगा तो कॉमन ही रहने वाला है, तो तुमको वैल्यू टर्म में बात करना पड़ेगा। 90,000 इंटू 75, दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो सपोज करो 25 रुपया कोई नहीं दिया है, सबको अलॉटमेंट तक ही दिया अभी तक, तो इन सच केस पेड अप कैपिटल कितना होगा। देखो कॉल्ड अप मतलब कंपनी जितना तुमसे मांग लिया, पेड अप मतलब तुम कंपनी को जितना दे दिया। तो पेड अप कितना है, तुम लोग अगर कोई भी 25 रुपया नहीं दिया है तो इसका मतलब कंपनी को कितना मिला अभी तक, 50 रुपया मिला है। तो पेड अप कैपिटल कितना है, 50 इंटू 90,000। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज ड्यूली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अब तो शेयर होल्डर्स बन गया। एंड पेड अप कैपिटल विच इज ड्यूली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। पेड अप कैपिटल में एक और कंसेप्ट आ जाता है। सपोज कर लो कि तुम लोग सबको ही जो अमाउंट मांगा गया था वो पे कर दिया था, एक्सेप्ट सृष्टि एंड चाहत। इन लोगों के पास 2,000 शेयर्स था। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 90,000 इंटू 75। पेड अप कैपिटल कितना है, 90,000 इंटू 75। एक बार ले लेते हैं 90,000 इंटू 75। फिर एक काम करते हैं, ये लोग दोनों तो नहीं दिए ना 25 रुपया, माइनस कर देते हैं। 2,000 2,000 4,000 शेयर्स, फिर 25 रुपया नहीं मिला है, तो 4,000 इंटू 25 माइनस कर दो, तो पेड अप कैपिटल कितना आएगा। देखो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ, तुम लोग सबको मेरे को कितना देना था, 90,000 इंटू 25। तुम 20 रुपया पहले दे दिया था, फिर 30 रुपया दे दिया, 25 रुपया मैंने मांगा। तो जैसे ही मैंने मांगा, अब मेरा कॉल्ड अप कितना हो गया, 75 रुपया। तुम लोग सबको ही दे दिया एक्सेप्ट सृष्टि एंड चाहत। 25 रुपया नहीं दिया, लास्ट कॉल जो कॉल मांगा गया वो नहीं दिया अभी। 2,000 शेयर्स ये लोग होल्ड कर रहे हैं। तो इन सच के सोचो ना, मेरे को कितना पैसा मिला। पेड अप कैपिटल मतलब जो तुम दे दिया, तो कितना मिला। हम एक बार सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, 90,000 इंटू 75 मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला। 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स। सृष्टि नहीं दी और ये क्या बोलते हैं चाहत नहीं दी, तो 4,000 शेयर्स पे 25 रुपया नहीं मिला, उतना माइनस कर दो तो पेड अप कैपिटल आ जाएगा। और ये जो लोग नहीं दिए ना, इस अमाउंट को क्या बोला जाता है पता है, जैसे हम लोग अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते थे ना, यहाँ पे बोला जाता है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, आउटस्टैंडिंग है कॉल, ठीक है, ये कॉल्स इन अरियर है, क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल इज अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब क्या, इसी एग्जांपल पे लो ना, तुमसे 100 रुपया का शेयर था, हम अभी तक कितना मांगा है, 75, 25 रुपया मांगा ही नहीं है, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, जो अभी तक मांगा नहीं गया हो। लास्ट पार्ट दैट इज रिजर्व कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है थ्योरीज का। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या होता है पता है, जैसे हम शेयर्स जब ऑफर किया था ना तुम लोगों को, हम लोग हम बोला था देखो, और ये शेयर्स ऑफर किया जाता है ना, वो प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, उसके लिए पूरा डिटेल्स रहता है उसमें। बोला गया कि देखो तुमको 100 रुपया का शेयर्स इशू किया जा रहा है, लेकिन कंपनी तुमसे 90 रुपया ही मांगेगा, 10 रुपया मांगेगा ही। में क्वेश्चन है क्यों नहीं मांगेगा, बोला कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगा किसी रीजन से, तब उसको इमरजेंसी फंड चाहिएगा, तो अगर वो फंड चाहिएगा ना, तो उस समय तुमसे 10 रुपया मांगे, अदरवाइज नहीं मांगे। तो इसको बोला जो 10 रुपया रख लिया ना, कंपनी की मांगेगी नहीं। 100 रुपया का शेयर दिया तुमको, लेकिन तुमसे मांगा कितना, 90 रुपया ही, 10 रुपया नहीं मांगेंगे कभी तुमसे। कंपनी जब बंद होता रहेगा उसी समय मांगेंगे। तो वो जो 10 रुपया रहेगा इंटू मान लो 90,000 शेयर है, 10 इंटू 90,000 कितना हो गया, 9 लाख। वो बेसिकली क्या होगा, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, तो कि अनकॉल्ड ही रहेगा, मांगेंगे नहीं तो अनकॉल्ड ही रहेगा। दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज नोन एज द रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन साथ में पूछता है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करना, 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताना। वन इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। खाली ट्रांसपोजिशन तो हुआ है ना, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, बट डिफरेंस बहुत बड़ा आ गया है। वो आता है ये लोगों को, बताओ एक बार, इन लोग को भी पता चल जाएगा, होमवर्क करना नहीं पड़ेगा।